Assalamu alaikum. This is the first episode of FinTalk by FinCollab. My name is Zosh Zad and I'll be your host for today. So FinTalk is our new podcast that will discuss anything from finance, investment to like growing your wealth. So with us today we have our guest based on popular demand, Fatih bin Khurshid, CFA, CEO of FinCollab. And he's going to be answering all your questions about finance, investment and FinCollab. Good to have you here, Fatih. So, can you tell the audience about what they can expect from this podcast? वैसे तो आपने ऑलरेडी बता ही दिए. So FinTalk by FinCollab is a new initiative under the umbrella of FinCollab Academy जो जहाँ पे हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो फाइनेंशियल लिटरेसी एंड फाइनेंशियल एजुकेशन को प्रमोट करना है. सो हमने कुछ वीडियोस बनाई हैं जहाँ पर पहली वीडियो जो थी वो इट वाज मोर ऑफ अ थ्योरेटिकल वीडियो वेयर वी एक्सप्लेन्ड कि व्हाट द एसेट क्लासेस आर, हाउ दे वर्क एक्चुअली. फिर हमने कुछ प्रैक्टिकल साइड के ऊपर कुछ सेक्टर एनालिसिस किया. विल कंटिन्यू दैट सीरीज़. फिर हमने और भी कुछ प्रैक्टिकल इस तरह से वीडियोस बनाई हैं. सो यहाँ पर FinTalk by FinCollab इसके अंदर वी आर गोइंग टू बी डिस्कसिंग सिमिलर टॉपिक्स एंड वी आर गोइंग टू बी इनवाइटिंग मोर गेस्ट्स, relevant people from the financial services industry, from the industry of जो इस तरह के स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर सेक्टर्स लिस्टेड हैं, उस तरह के CEOs हो गए या इस तरह से लोगों को, सीनियर लोगों को इनवाइट करेंगे ताकि हम भी उनसे लर्न कर सकें और आप भी उनसे लर्न कर सकें. But I think that's actually really important because I'm not someone from a finance background myself. और मुझे लगता है कि after I started working here, तो मुझे काफ़ी इन चीज़ों के बारे में knowledge develop हुई. And it's actually not that hard. Just I've also started investing and that's actually a very good point. एक मैं अपने दोस्तों को भी बोलता रहता हूँ बार बार कि फाइनेंस को ना वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट कर दिया गया. एक मिसकंसेप्शन इस्टेब्लिश कर दिया गया इसके अगेंस्ट. अ लॉट ऑफ पीपल थिंक कि भाई मेरी मैथ्स अच्छी होगी तभी मुझे फाइनेंस समझ में आएगी. इस तरीके से बहुत सारे मिसकंसेप्शंस हैं. फाइनेंस इज़ ओनली अबाउट बिजनेस. देखिए बिजनेस क्या है. बिजनेस है आपने रेवेन्यू कमाना है, आपने कुछ एक्सपेंसेस करने हो, जो डिफरेंशियल होगा आपको प्रॉफिट होगा. दैट्स ऑल. दिस इज ऑल फाइनेंस इज अबाउट. तो आप जिस भी एरिया में अपना बिजनेस करते हैं, आप अपना ढाबा चला रहे हो कोई चाय बेचने का, या आप कोई हाई टेक कंपनी बना रहे हो, सास वगैरह जो आपके सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस वगैरह कुछ भी आप कर रहे हो, इस तरीके से बॉटम लाइन एक ही होती है. आपने रेवेन्यू कमाना है, कॉस्ट कुछ आपने इनकर करनी है और बीच में डिफरेंशियल आपका प्रॉफिट है. दैट्स ऑल. दैट्स बॉटम लाइन. दैट्स एज सिंपल एज इट इज. ऑब्वियसली फिर कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं, उनकी कुछ स्पेसिफिक्स होते हैं, उनको समझना पड़ता है, वो आप समझ लेते हैं. that makes a lot of sense. So अब हम पहले क्वेश्चन पे चलते हैं. So I feel like आपको ये बहुत अच्छा लगेगा सवाल. तो है, what are the benefits of long-term investment in PSX? Thank you for this question actually because I've been trying to promote this idea for a very long time that people should go for long term investment, but people एक प्रॉब्लम होता है लोगों को. मैंने देखा है कि ट्रेड करना ही करना है. हमारे ग्रुप के ऊपर भी जो व्हाट्सएप हमारा ग्रुप है उसके ऊपर लोग अक्सर मुझे कहते हैं कि आप बेचने को बताते नहीं हैं, आपने बोलते नहीं है बेचने को, बिकॉज आई डोंट थिंक कि भाई कोई इस तरह से ज़रूरत है बेचने की. अगर एक साइकिल चल रहा है एंड इफ द साइकिल इज़ बेनिफिटिंग अ सर्टन स्टॉक तो वो चलता है, चलाते रहे. जिसने साजगार लास्ट ईयर 50 रुपये पे ख़रीदा होगा, अगर वो आज तक होल्ड किया हुआ होता तो उसकी तो लॉटरी रिटायरमेंट हो जानी थी अभी. सो इस तरह की चीज़ों को लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पे देखना चाहिए. लॉन्ग टर्म में आप डेटा भी निकाल कर देखेंगे, नॉट जस्ट द स्टॉक्स हैव आउट परफॉर्म द ऑल अदर एसेट क्लासेस, बट इसके अलावा इंडिविजुअल स्टॉक्स को जब आप निकाल के देखते हैं तो फिनोमिनल किस्म के रिटर्न्स हैं. दिस कंपनीज लाइक एवरीडे कंपनीज लाइक मीज़ान बैंक, जहाँ पे आप देखते हैं ब्रांचेस, आप उसके 20 साल के रिटर्न्स तो देखें. मतलब आपको जिन्होंने इन्वेस्ट किया होगा, मतलब लॉटरियाँ लग चुकी होंगी अब तक, जैसे मैं बोल रहा था फाइनेंशियल रिटायर होना. इसी तरीके से सिस्टम्स लिमिटेड एक कंपनी है. आई फ्रेंड्स एक्चुअली हु बॉट दैट शेयर इन देयर IPO बैक इन 2014. आप तब के प्राइस और आज की प्राइस निकाल के देख लें. सो लॉन्ग टर्म में आपको फ़ायदा ये होता है, यू आर एबल टू कैपिटलाइज ऑन दोज बिग अपॉर्चुनिटीज़ इंस्टेड ऑफ दो शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स. सो मेरा अब एक बचपन का दोस्त है, वो भी जो है ना, मुझे खुद उसके अल्फाज है, मुझे कहता है फातिक मैं लेता हूँ एक स्टॉक, फिर उसके बाद थोड़ा सा बढ़ जाता है, बस खुजली होती है, मुझे बेचना है. तो मैंने एक्चुअली उससे कहा कि भाई तू एक काम कर, तू थोड़े से पैसे डालो, उस अकाउंट का एक्सेस मुझे दे, तूने जो है ना नहीं छेड़ना उसको. एंड देन ही अर्न 50% रिटर्न इन द लास्ट 6 months फॉर द फर्स्ट टाइम इन हिज लाइफ. एंड ही वाज लाइक कि हाँ यार मतलब कुछ है, बट खुजली उसको अभी भी होती है. कहता है बेचना कब है, सो ज़रूरत नहीं है. मगर ये जो खुजली होती है कि बेचना कब है, ये लॉन्ग टर्म में होती है. सो आई हैव बीन होल्डिंग अ स्टॉक लेट्स से फॉर 2 years, 5 years, 10 years. हाउ डू आई नो कि ये अभी परफेक्ट टाइम है सेल करने का, कि इससे ज़्यादा और बढ़ेगा नहीं, या
देखिए इसके दो डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। लॉन्ग टर्म के भी दो डिफरेंट देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ लॉन्ग टर्म। वन लॉन्ग टर्म इज़ लाइक आपको नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान में जैसे आजकल हम कह सकते हैं कि चीज़ें जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रही हैं ना। सो आफ्टर अ डिफ़ॉल्ट लाइक सिचुएशन 2023 के अंदर जो थी, उसके बाद चीज़ें वहाँ से बेहतरी की तरफ है। करेंसी स्टेबल हो गई है, इन्फ्लेशन बहुत नीचे आ चुका है, कहाँ ऑलमोस्ट 35-40% इन्फ्लेशन चला गया था, इट इज़ नॉट डाउन टू समथिंग लाइक 6%, 7-8% की रेंज में आ गया है। इंटरेस्ट रेट्स आर कमिंग डाउन। करंट अकाउंट डेफिसिट जो पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेफिसिट होता है, डॉलर की सप्लाई, एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का बेसिकली डिफरेंशियल आप समझ लें, वो भी आपका मैनेजेबल हो गया है। सो थिंग्स आर बेटर नाउ। तो यहाँ से एक लॉन्ग टर्म तो ये होगा, आप बोलें कि भाई मुझे 2-3 साल तक चीज़ें, पाकिस्तान में कोई अगला मसला भी नज़र नहीं आ रहा, IMF प्रोग्राम भी 3 साल का होता है, तो मैंने 2-3 साल का व्यू बनाया हुआ है, दैट्स लॉन्ग टर्म। एक तो ये वाला लॉन्ग टर्म हो जाता है। एंड देन अनदर लॉन्ग टर्म जिसकी मैं एग्जांपल्स दे रहा था कि 10-10 साल, 15-15 साल, 20-20 साल आपने शेयर लेके डाल दिए और आपने कहा कि एक ही दफ़ा डाइवेस्ट करना है, एंड देन उसके बाद फिर बस रिटायरमेंट वाली गेम करनी है आपने। तो दोनों के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स होते हैं। एक पर्सपेक्टिव ये होता है लॉन्ग टर्म में, जो मैं छोटा वाला लॉन्ग टर्म बताया आपको 3 साल वाला, उसमें तो आप ये देखते हैं कि क्या स्टॉक की जो वैल्यूएशन होती है मेरी, वो क्या एक्सेप्शनली तो नहीं बढ़ गई, क्या उसके आगे फर्दर ग्रोथ शॉर्ट टर्म में ख़त्म तो नहीं मुझे होती हुई नज़र आ रही है। एक ये साइड होती है देखने की। दूसरी वाली जो साइड है उसमें तो देखिए कभी कोई लिमिट नहीं है ना। आप मीज़ान में जैसे मैंने बताया 20 साल पहले आपने लिया होता तो 10 साल बाद आपको लगता है कि मेरे अमेजिंग रिटर्न बन गए, मैं बेच दूँ क्या? मे बी नॉट। अब वो डिपेंड करेगा कि आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। सो पैसे आप जो कमा रहे हैं वो किस लिए कमा रहे हैं, टू इम्प्रूव योर लाइफ स्टाइल, दैट्स द बॉटम लाइन, राइट? यू वांट टू बाय probably a better car, you probably want to buy a house, something like that. तो जब आपको लगे कि मेरा ये कैपिटल ग्रो के इतना हो गया है कि आई कैन सेल सम ऑफ दैट एंड देन यूटिलाइज इट टू माई ऑब्जेक्टिव्स जो मैंने अपना अपग्रेड करना है, लाइफस्टाइल जो भी करना है मैंने उसके अंदर, तो उसके लिए वो आप पार्शियल सेल कर लें, बाकी आप पड़ा रहने दें भाई। आई थिंक ये फाइनेंशियल टारगेट्स की आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट बात की है, बिकॉज एक होता है ना कि if you put your money in like a stock or something with the intention कि अच्छा इतना इसका अमाउंट हो जाएगा तो फिर मेरा टारगेट मीट हो जाएगा and then I'll be able to use it and I should just cash out then, तो फिर that way you're happy and like your goals are met, your needs are met and everything. That's good. Yes. टारगेट्स को देख के बिल्कुल आपने आई थिंक बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। टारगेट्स को लेके चलें। इसी तरीके से जो सेविंग्स के भी होते हैं वो टारगेट्स होते हैं। दिस कॉन्सेप्ट मुझे एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे नहीं पता था। ये हमारे ग्रुप पे पहली मरतबा किसी ने सिप लिखा, तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि सिप क्या होता है। Then I went on Google and started searching on it, and then I found out that it's a systematic investment plan, which says कि आप हर महीने अपनी certain savings जमा करते रहें and you keep investing it so that it can grow into something big over the long term. So yes, targets आपके होने चाहिए कि मेरी अगर X सैलरी है तो उसमें से मैंने इतना परसेंटेज जो है I have to save, I have to invest no matter what. So इस तरह से आप objectives अपने सेट करके ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो आपके हाथ में है। दैट्स समथिंग दैट यू कैन मैनेज। रिटर्न्स तो आपके हाथ में नहीं होते, वो स्टॉक कितना बढ़ेगा कितना नहीं बढ़ेगा, बट दिस इज समथिंग दैट यू हैव इन योर हैंड। तो ऑब्जेक्टिव्स बिल्कुल डेफिनेटली सेट करने चाहिए आपको, एंड देन ऑब्वियसली अपग्रेड करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को भी। पहले आप बोलेंगे मैंने सिविक खरीदनी है, फिर आप बोले मैंने लैम्बोर्गिनी खरीदनी है। क्या बात है। तो बस थोड़े सालों में हम सब लैम्बोर्गिनी चला रहे होंगे फिनक्लब यूजर्स, इंशाल्लाह। So Fatik, how does someone understand a particular business model to see if it's good for the long term? इसका एक लाइन में अगर मुझे आपको जवाब देना हो ना, तो आपने बेसिकली ये देखना है कि whether you would do that business yourself with your savings or not. That's the bottom line, कि आपने ये डिसाइड करना है कि आप खुद वो बिजनेस करेंगे या नहीं करेंगे। So उसके लिए आपको जो जो चीज़ें समझनी पड़ेंगी वो आप समझें। आपको समझना पड़ेगा प्रोडक्ट क्या है, आपको समझना पड़ेगा मेरा कस्टमर कौन है, आपको समझना पड़ेगा मेरा अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट है तो मेरा सप्लायर कौन है। ह्यूमन रिसोर्स की कंस्ट्रेंट पाकिस्तान में उस रेलेवेंट जो प्रोडक्ट है उसकी है या नहीं है। रेगुलेशंस क्या कहती हैं उसके बारे में, कंपटीशन कैसा है, दूसरे लोग क्या कर रहे हैं इंडस्ट्री के अंदर। सो आपको ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना पड़ेगा सो दैट यू अराइव एट लेवल कि जहाँ पर आप कह सकें कि यार ये बिज़नेस मुझे सही तरीके से समझ में आ गया है एंड आई कैन नाउ डिसाइड वेदर आई वांट टू डू दैट बिजनेस फॉर माई सेल्फ और नॉट। अब उसमें बहुत माइन्यूट डिटेल्स भी आ जाती हैं कि आपको प्रोडक्ट की प्राइसिंग भी आप चेक करते हैं, आप देखते हैं कि मेरा मार्जिन कितना होगा, मेरा
किस तरह, अच्छा बिजनेस की नेचर क्या है वो भी फिर आप समझेंगे, वेदर यू कैन डू दैट बिजनेस और नॉट। अच्छा ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब मैं ये सोचूंगा कि मैं ये बिजनेस कर सकता हूँ या नहीं, सो आई एम बेसिकली ट्राइंग टू एवेल्युएट वेदर आई हैव दैट कैपेबिलिटी टू रन द बिजनेस और नॉट। तो यहाँ पर आपका डिफरेंशियल ये हो जाएगा कि आप देखेंगे जो एग्जिस्टिंग मैनेजमेंट बैठी हुई है वहाँ पर किसी भी एक सर्टेन कंपनी की, क्या वो मैनेजमेंट इस काबिल है इसको रन करने के लिए, डू दे हैव द रेलेवेंट एक्सपर्टीज, डू दे हैव द रेलेवेंट एक्सपीरियंस, यू नो। इस तरह से आप लोग डिसाइड करें कि एक बिजनेस मॉडल जो है वो अच्छा है या नहीं है। सो की वेरिएबल्स यही हैं, प्रोडक्ट क्या है, इट ऑल स्टार्ट्स विद द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है, उसकी ग्रोथ आउटलुक क्या है, उसकी टारगेट मार्केट क्या है, कस्टमर कौन है, रेगुलेशंस क्या है, सप्लायर्स, अगेन दोबारा से मैंने रिपीट कर दी है सारी चीज़ें। So would you say कि अगर जैसे किसी का एक इंटरेस्ट हो पर्टिकुलर एक साइड ऑफ थिंग्स में, जैसे फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल फैशन, so they have a better understanding of that as a whole as a business, so would you say कि you know you should maybe invest in things that you're interested in because then you can keep track of them easily? 100%. This is one of Warren Buffett's investing rules actually. Only invest in a business that you can understand. सो ऐसा बिजनेस जिसमें आपका इंटरेस्ट है एंड दैट यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, तो डेफिनेटली यू कैन डू बेटर इन दैट, यू नो। मेरे पास एक लड़का एक ज़माने में आया था, उसके फादर का टेक्सटाइल का बिजनेस था, तो मैंने उसे यही कहा कि भाई टेक्सटाइल तुम कवर करके मुझे सही तरीके से समझाओ। वो जिन निटी ग्रिटीज़ के अंदर टेक्सटाइल के अंदर गया था, शायद मैं खुद कभी जा ही नहीं सकता था, यू नो, बिकॉज ही न्यू दैट बिजनेस इन एंड आउट। और हेंस उसकी वजह से जो कंपनीज को भी वो एनालाइज करेगा या आप करेंगे, वो आप बहुत डिटेल में करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से आप कर पाएंगे, एंड देन यू विल बी इन अ बेटर पोजीशन। आई थिंक ये बहुत अच्छा आपने पॉइंट रेस किया इसके अंदर। अ लॉट ऑफ पीपल आर एक्चुअली इंटरेस्टेड इन कार्स, बहुत ज़्यादा गाड़ियों का शौक होता है, यू नो। सो जैसे मैंने एक दफ़ा लिंक्डइन पे आर्टिकल भी लिखा था इसके ऊपर। सो साजगार वॉज टेक्निकली वॉज नॉट माई कॉल, technically speaking, because a friend came to me who was a car enthusiast and he came to me and he said कि यार आपने हवल गाड़ी देखी है यार, हवल गाड़ी यार बहुत मज़े की गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है। ही इज़ अ कार एंथुसियास्ट, वो हर गाड़ी को ट्रैक कर रहा होता है और वो अच्छे तरीके से देख रहा होता है। सो यू नो दैट काइंड ऑफ जो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, दैट इंटरेस्ट, दैट ऑलवेज हेल्प्स यू, दैट ऑलवेज हेल्प्स यू। So Fatik, how do you pick a capital gain stock and what do you look for? सो स्टॉक कैपिटल गेन का अगर आपने कोई स्टॉक पिक करना है, सो दे कैन बी मल्टीपल स्ट्रैटेजीज, यू नो, अप्रोचेस हो सकती हैं इसके अंदर। देयर इज नो राइट एंड रॉन्ग, यू नो, सो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट यू आर कंफर्टेबल विद। सो फॉर एग्जांपल जो एक स्ट्रैटेजी होती है वो ये होती है कि यू लुक फॉर चीप स्टॉक्स। चीप से मेरा मतलब जो है ना वो बाय नेचर सस्ते नहीं, बट वैल्यूएशन में सस्ते हैं, यू नो। सो वैल्यूएशन से मतलब ये होता है कि देयर आर सर्टेन वैल्यूएशन मैट्रिसेस दैट यू यूज, प्राइस टू अर्निंग रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो, इस तरह के ईवी टू एबिटा हो जाता है, प्राइस टू कैश फ्लो। सो यू डोंट नीड टू यूज ऑल ऑफ दीज, बट यू नो वट एवर यू आर कंफर्टेबल विद, आप उसके ऊपर देखें, लिस्ट बना लें मे बी एक्सेल के ऊपर एक प्राइस टू अर्निंग रेशियो वगैरह। एंड दीज रेशियोज जो इस तरह के होते हैं, जैसे प्राइस टू अर्निंग रेशियो, द लोअर द रेशियो द चीपर इट इज़, यू नो, डिस्काउंटेड वैल्यूएशंस भी इनको कहा जाता है। तो द आइडिया इज़ कि जिसका कम वैल्यूएशन रेशियो होगा ये नॉर्म की तरफ या एवरेज की तरफ ये मूव करेगा, तो वहाँ पे एक आपको अपसाइड मिल जाएगी। दैट्स वन वे ऑफ लुकिंग एट इट, यू नो, डिस्काउंटेड वैल्यूएशन। बट यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी आता है, यू नो, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ वैल्यू ट्रैप। नाउ व्हाट्स अ वैल्यू ट्रैप? वैल्यू ट्रैप ये होता है कि अगर किसी का वैल्यूएशन रेशियो कम है तो क्या उसके पीछे कोई जेन्युइन रीज़न तो नहीं है। फॉर एग्जाम्पल प्राइस टू बुक रेशो है, एक यूज़ किया जाता है देखने के लिए कि कंपनी की जो उसकी अपनी इक्विटी जो उसकी बैलेंस शीट पर पड़ी हुई है, तो वो प्राइस टू बुक में स्टॉक प्राइस उसके रेलेवेंट कहाँ खड़ी हुई है उसके अंदर। सो PSO, पाकिस्तान स्टेट ऑयल, द लार्जेस्ट इन ऑयल मार्केटिंग बिजनेस एंड वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज ओवरऑल इन द कंट्री, तो उसका प्राइस टू बुक रेशियो जब आप कैलकुलेट करेंगे तो बहुत ही नीचे आता है, यू नो। बट आप सिर्फ उस की बेसिस के ऊपर इन्वेस्ट अगर कर देते बहुत टाइम पहले, तो आपको कोई फायदा नहीं होना था, यू नो। उसके पीछे जेन्युइन रीजन है, क्योंकि उसके कैश फ्लोज का मसला है। उसकी जो बुक वैल्यू नजर आ रही है आपकी, उसमें सिग्निफिकेंट बहुत बड़ा पोर्शन जो है वो उसके अकाउंट्स रिसीवेबल्स का है, यानी उसने जो आगे पैसे जो सप्लाई कर दिया है ऑयल या LNG वगैरह, उसको आगे से पैसे नहीं मिले हैं। जो सर्कुलेटेड का प्रॉब्लम है, जब उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो जो इक्विटी है उसकी वर्थ एक्चुअल तो कम हो गई ना। वो पैसे पता नहीं कब मिलेंगे, या मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे। मैं जब इंडस्ट्री में आया था 2013 में, तो मैंने पहली एनालिस्ट ब्रीफिंग PSO की अटेंड करी थी, और उसमें बातें हो रही थी कि सर्कुलेटेड 6 महीने में खत्म होने वाला है। तो 10 साल तो 11 साल तो मेरे सामने हो गए। अल्लाह जानता है होगा नहीं होगा, कभी होगा। गवर्नमेंट इज टेकिंग इनिशिएटिव्स, पहले भी लिए हैं, बट थिंग्स हैपन जिसकी वजह से वो बस होता चला गया। बट द पॉइंट इज, अगेन कमिंग बैक टू द पॉइंट, कि वाइल
दिस इज वन ऑफ द अप्रोचेज दैट यू कैन यूज, डिस्काउंटेड वैल्यूएशन अप्रोच के सस्ती वैल्यूएशन देखें. ऑल्सो लुक फॉर द वैल्यू ट्रैप्स के कोई वैल्यू ट्रैप तो नहीं है इसके अंदर. दैट स्ट्रेटजी नंबर 1. स्ट्रेटजी नंबर 2 हो जाती है कि यू लुक फॉर अर्निंग सरप्राइजेस, कि आप देखें कि कोई अर्निंग्स में या कोई इस तरह की चीज़ में सरप्राइज तो नहीं आ सकता. फॉर एग्जांपल सब लोग बोल रहे हैं कि FFBL की 5 रुपये लास्ट ईयर अर्निंग्स पर शेयर थी EPS पर, और इस साल 7-8 रुपये फॉर एग्जांपल आनी है. बट यू डू योर वर्किंग एंड यू कम आउट एंड यू से कि यार ये सब लोग गलत कह रहे हैं, ये तो 10, 12 या 15 आ जाएगी फॉर दैट मैटर, यू नो, एंड यू टर्न आउट टू बी राइट, द स्टॉक विल रॉकेट. You know, that's looking for earning surprises, or it could be due to anything. For example, pharmaceutical के अंदर जो recent rally है, that they were earning surprises. Why? Because उसके अंदर prices जो उनकी बढ़ गई थी, you know, they translated into margins. उनके raw material cost उस तरह से नहीं बढ़ी क्योंकि currency was largely stable, तो उनके profit margins expand हो गया. वो earning surprises के अंदर translate हो गया because people were not looking at you know, उसके ऊपर उस तरह से नहीं देख रहे थे उसके अंदर. That's you can say strategy number 2. फिर तीसरी अप्रोच हो सकती है. तीसरी अप्रोच के अंदर यू कैन लुक फॉर डेवलपमेंट्स. व्हाट डू आई मीन बाय डेवलपमेंट? फॉर एग्जांपल अभी रिफाइनरीज के अंदर आजकल बड़ा जो हॉट टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है अपग्रेडेशन का, कि ओकरा के साथ जो एग्रीमेंट्स आपके साइन होने हैं तो उसके बाद जो इनको एडिशनल इंसेंटिव्स ऑफर हो रहे हैं उसकी वजह से इनकी अर्निंग्स बढ़ जानी है. तो यू लुक फॉर डेवलपमेंट्स. फॉर एग्जांपल हबको जो है, हब पावर कंपनी, इट इज़ यू नो पार्टनरिंग विद BYD, यू नो चाइना का जो सबसे बड़ा न्यू एनर्जी व्हीकल्स का सप्लायर है, उसके अंदर उसके पार्टनर करके पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक और न्यू एनर्जी व्हीकल्स ये लोग इंट्रोड्यूस करा है. नाउ दैट्स अ डेवलपमेंट, यू नो. सो साजगार ने 2-3 साल पहले अगेन फ्रॉम 3 व्हीलर्स दे वेंचर्ड इनटू 4 व्हीलर्स, दे पार्टनर्ड विद GWM, पाकिस्तान में गाड़ी लेकर आए. दैट वाज अ डेवलपमेंट. सो आप डेवलपमेंट्स पे इन्वेस्ट करें, यू नो. सो दैट कैन बी अ थर्ड स्ट्रैटेजी टू फाइंड आउट सच स्टॉक्स जो कि कैपिटल अपसाइड आपको ऑफर कर सकते हैं. जैसे फिर जो जैसे हबको है विद BYD, डू यू थिंक इट वुड बी अ गुड थिंग टू इन्वेस्ट इन? आज के दिन इफ़ यू वर टू आस्क मी टुडे, मे बी येस, यू नो, बिकॉज हाँ जो BYD है इट इज़ सर्टेनली गोइंग टू ऐड वैल्यू टू हबको, बिकॉज जो उनके प्लान्स हैं इट इज़ नॉट जस्ट टू यू नो सप्लाई इन लोकल मार्केट बट ऑल्सो टू एक्सपोर्ट अब्रॉड. सो आई डू फील, क्योंकि देखें ग्लोबली चीज़ें मूव कर रही हैं एनवायरनमेंट फ्रेंडली के तरफ. हाँ, वाइल आई डू हैव सम कंसर्न्स, और नॉट कंसर्न, आई थिंक आई डू हैव सम डाउट्स आई शुड से अबाउट adoption of EVs in Pakistan because they were too expensive. So maybe elite पहले ज़्यादा उस तरफ पुश हो सकती है एंड देन नीचे की तरफ मासेस की तरफ शायद बाद में आए तो टाइम ज़्यादा लगे मे बी. सो ये एक थोड़े से डाउट्स मेरे जहन में है. बट अगर आप मुझसे बोलें कि क्या EV पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आएंगे, फॉर श्योर आएंगे. टाइम का हमें नहीं पता. सो अगेन जो BYD का प्रोजेक्ट है इट इज़ सर्टेनली गोइंग टू ऐड वैल्यू. प्लांट जो एक्सपेक्टेड है, जो मैनेजमेंट गाइड कर रही है, वो 2026 का फर्स्ट हाफ वो लोग कह रहे हैं. तो अगर आप मिड या सेकेंड हाफ की ले लें तो तकरीबन 2 साल ही रह गए वहाँ से प्लांट आना है. बट 2 साल भी टाइम होता है, 2 साल भी थोड़ा सा टाइम होता है. तो बट मार्केट्स ऑफ फॉरवर्ड लुकिंग हो सकता है पहले से इसको प्राइस इन करना शुरू कर दें तो ये चीज़ हो सकती है. सो इन माई ओपिनियन फ्रॉम अ लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू, अगेन एज आई ऑलवेज से कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करें तो येस आप लोग आज के दिन उसमें डेफिनेटली उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं. दैट मेक सेंस, क्योंकि ट्रिकल डाउन इफेक्ट होता है. तो अगर आज के दिन एलीट्स खरीद रहे हैं तो फिर वो विद टाइम दूसरे भी अडॉप्ट करना शुरू हो जाएंगे. दिस इज हाउ इट शुड हैपन. यस, ऐसे ही होता है प्रोडक्ट का जो अडॉप्शन कर्व होता है. यू आर राइट कि पहले कुछ लोग करते हैं, अर्ली अडॉप्टर्स होते हैं, फिर वो आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर लेट अडॉप्टर्स भी आ जाते हैं, सोते हुए जो लोग होते हैं, यू नो. सो आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें होती हैं. सो होपफुली यस, बिकॉज पाकिस्तान के अंदर एनवायरनमेंट के बड़े सीरियस किस्म के प्रॉब्लम्स हैं. सो वो सारी चीज़ें देखते हुए यस इट हैज़ टू हैपन, बट whether it would happen by 2030 or 2040, that's something I think only time can tell. So someone wants to ask how like a beginner can learn the fundamental analysis of stocks. अच्छा सवाल है. इसके लिए आप फिनकलाब अकेडमी को सब्सक्राइब करें, तो वहाँ पर हम आपको एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं. और मे बी अगर आप थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं तो आप थोड़ा इन्वेस्टोपीडिया एक बड़ी पॉपुलर वेबसाइट है, आप उस पर जाकर देखें. इट्स कंसिडर्ड एन इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स. सो उसको देखें, वहाँ पे आपको कॉन्सेप्ट बहुत सारे मिल जाते हैं. वरना यूट्यूब पे बहुत से लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं. सो आर्टिकल्स मिल जाएंगे, बुक्स हैं आपके, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स आपके मौजूद हैं. वॉरेन बफेट और ये और वो इन लोगों के बड़े लोगों की इस तरह की बुक्स हैं आपकी. इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बड़ी एक मशहूर किताब है, रिकमेंड की जाती है, वो आप लोग देख सकते हैं. ऑल्दो मैंने नहीं पढ़ी आज तक, बट लोग बड़ी तारीफ करते तो मैं आगे बता रहा हूँ. Recommend कर देता. सो आई थिंक दिस इज हाउ यू शुड बिगिन. कोई मुश्किल नहीं है. अगेन इन्वेस्टमेंट्स मैंने जैसे पहले भी बात करी, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है इसके अंदर. ये बिजनेस, इट्स ऑल अबाउट बिजनेस.
सो आप उसको देख सकते हैं। कुछ अप्रोचेस होती हैं, अगेन वो आपको इन बुक्स में भी नज़र आएंगी, आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। फिनक्लब को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारे सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएंगे थोड़े से और आप लोगों को भी फ़ायदा हो जाएगा। हाँ, पढ़ाते भी तो अच्छा है। साथ ही खुर्शीद CFA, Commerce CEO. अच्छा, so when analyzing a company using financial ratios, what are some indicators people should look out for? So there are different categories of financial ratios. एक ratios profitability ratios consider किए जाते हैं, जिसमें you look at gross profit margin, operating profit margin, you know, इस तरह के margins होते हैं। Then debt ratios होते हैं कि कंपनी की बैलेंस शीट पे कितना डेट है, you know, एब्सोल्यूट नंबर से आपको समझ में नहीं आता, बट रेशियो से आप देख लेते हैं, डेट टू इक्विटी, डेट टू एसेट्स, इंटरेस्ट कवरेज होता है, वो आप चीज़ें देख लेते हैं। एक्टिविटी रेशियोज होते हैं, लिक्विडिटी रेशियोज होते हैं, इस तरह के बहुत सारे रेशियोज होते हैं। सो सारे ही देखने चाहिए, बिकॉज जब सारे आप रेशियोज को मिलाकर देखेंगे तभी आपके लिए एक पिक्चर बनेगी, यू नो। बट अगेन पहला स्टेप वही है कि पहले आप बिजनेस समझें। सो जब तक आप बिजनेस नहीं समझेंगे, आपको सही से समझ में नहीं आएगा कि इन मैंने रेशियोज को इंटरप्रेट कैसे करना है, क्योंकि एब्सोल्यूट रेशियोज से कुछ समझ में नहीं आएगा ना। मैं अब आपको बोल दूं प्रॉफिट मार्जिन 40% है, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, अच्छा है बुरा है, अगेन दैट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। सो 40% प्रॉफिट मार्जिन इन केस ऑफ फर्टिलाइजर इंडस्ट्री हो सकता है बुरा ना हो, बट ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के केस में वो तो कंपनीज जो है वो दुआएं करती जाती हैं कि कभी हमारा 5% का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन आ जाए। वो बेचारों को होता ही नहीं है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, बहुत कम होता है। सो यू नो इट डिपेंड्स ऑन द इंडस्ट्री। तो इस वजह से पहले बिजनेस समझें ताकि यू कैन मेक अ सेंस आउट ऑफ दोज रेशियोज एज वेल। सो ये रेशियोज तो सारे ऑनलाइन आपको अवेलेबल हैं इसके अंदर, और सिंगल फार्मूले होते हैं, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है, सारे नंबर्स मौजूद होते हैं। आई थिंक दैट्स नॉट कॉम्प्लिकेटेड, बट अगेन पहले बिजनेस समझें ताकि आप उन रेशियोज का सेंस भी बना सकें। यू हैव टू मेक अ सेंस ऑफ दोज रेशियोज एज वेल। So since we've been talking about fundamental analysis, what about technical analysis? देखिए मैं तो हार्डकोर फंडामेंटलिस्ट हूँ, तो मैं फंडामेंटल पे बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ, तो आई एम अ फॉलोअर ऑफ फंडामेंटल्स दैट हैज़ बेनिफिटेड मी। सो टेक्निकल एक और चीज़ है जिसको मैं इतना इनकरेज नहीं करता। उसकी प्रॉब्लम एक रीज़न ये भी है कि मुझे आता नहीं है, सो आई डोंट नो फ्रैंकली स्पीकिंग, but there are a lot of people who do invest or trade on the basis of technicals, but to be honest I'm not the right person for it. Maybe we can invite some other people, relevant people in our podcast for technical analysis. I do have a couple of people in my mind who are very experienced in this space, but generally speaking इसके अंदर लोग overbought, underbought इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, RSI, मूविंग एवरेज, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, इस तरह की कुछ चीज़ें होती हैं, वो देखते हैं, बट वो वर्क कैसे करती हैं फ्रैंकली आई कांट कमेंट ऑन दैट, दैट्स नॉट माय स्पेस। मैंने अपनी ज़िंदगी में बड़े पैसे लोगों को फंडामेंटल्स पे बनाते हुए देखा है, तो इस वजह से मैं तो फंडामेंटल्स पे फॉलो करता हूँ। टेक्निकल पे मैंने कोई बड़े लंबे पैसे लोगों को बनाते हुए आज तक नहीं देखा है, बिकॉज दोज आर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़, वो बड़े ट्रेंड्स को इस तरह से नहीं पकड़ पाते हैं चीज़ें, यू नो। सो दिस इज़ व्हाट इट इज़, बट स्टिल बेस्ड ऑन अगेन लोगों की डिमांड है, तो we'll try to address this in next podcast के जो episodes होंगे उनके अंदर। आपने सही टीजर दे दिया अब future episodes का। So if the market is considered intelligent and forward looking, don't you think that stock prices should reflect fairly and properly all the fundamentals that are around? देखिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट अच्छा और एक सवाल रेज़ किया है आपने, जिन्होंने भी ये रेज़ किया आई थिंक, कि अगर मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग और इंटेलिजेंट है तो फिर फंडामेंटल या किसी चीज़ को स्टडी करने की ज़रूरत क्या है, मतलब यू नो। सो स्टॉक प्राइसेस तो उनको रिफ्लेक्ट करना चाहिए प्रॉपर्ली चीज़ों को, ये बिल्कुल बात सही है। इस पे एक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट होता है एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस। सो मार्केट में कितनी एफिशिएंट है, बाय एफिशिएंट आई मीन कि मार्केट कितना क्विकली एंड कितना टाइमली जो भी रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दैट इज़ आउट देयर वो उसको इनकॉर्पोरेट करती है, यू नो। सो होता ये है कि उसके लेवल्स होते हैं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस के। आप बोल दें कि एक लो कर लें, एक मीडियम कर लें, एक हाई कर लें, इस तरीके से यूँ समझ लेते हैं, यू नो। सो हाई लेवल आप कहेंगे प्रॉब्ली दुनिया की जो बहुत डेवलप्ड किस्म की मार्केट्स होती हैं वो हाई होती हैं, बिकॉज वहाँ पे इंफॉर्मेशन फ्लो फास्ट होता है, मार्केट्स डेवलप हो चुकी हैं, पार्टिसिपेंट्स बहुत सारे हैं, तो इन्फॉर्मेशन शेयरिंग बहुत क्विक होती है, यू नो। तो वहाँ पर मार्केट्स जो होती हैं वो प्राइसेस को बहुत ज़्यादा तेज़ी से, उसको बहुत जल्दी उस तरह से चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रही होती हैं, उसको सेंस बना रही होती हैं चीज़ों के अंदर। इसीलिए आप देखें, सो एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। जब मैं बाहर के स्टॉक्स वगैरह देख रहा था, टेस्ला आज से 4-5 साल पहले इट वाज नॉट मेकिंग मनी, बट स्टिल इट वाज ट्रेडिंग एट अ सुपर हाई वैल्यूएशन
एज कम्पेयर टू दीज लेगेसी कंपनीज जिसमें जनरल मोटर्स आ जाता है, जिसमें फोर्ड आ जाता है। ये कंपनीज बहुत ही, मैं देख के एकदम से हैरान होता था यार, ये 3 के प्राइस टू अर्निंग रेशियो में तो पाकिस्तान में नहीं कंपनीज मिलती, यहाँ कहाँ से मिल रही हैं, यू नो। बट देयर वाज अ रीजन बिहाइंड इट। मार्केट ने उस एफिशिएंट इन्फॉर्मेशन को इनकॉर्पोरेट किया हुआ था कि ईवी इज द फ्यूचर, एंड टेस्ला वाज वर्किंग ऑन द ईवीज, एंड दीज कंपनीज वर फार बिहाइंड एट दैट पॉइंट इन टाइम। बट जैसे ही ये कंपनीज ने, फोर्ड और इन सब ने अपनी गाड़ियों को अनाउंस किया कि दे आर एंटरिंग इनटू ईवीज, देयर स्टॉक प्राइसेस शॉट अप, यू नो। सो आप वहाँ पे बोलेंगे कि वहाँ पर इस तरह से थोड़ा सा ज़्यादा आप बोलेंगे कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस होता है। बहुत सारे केसेस में इस तरह से होता है, जैसे मॉडर्ना एक टाइप कंपनी थी, इट ट्रेडेड एट बिलियंस ऑफ डॉलर्स मार्केट कैप जब उसका कोई प्रोडक्ट भी नहीं आया था, ना कोविड आया था, बिकॉज मार्केट पहले से उसको देख रही थी कि ये कोई अच्छा काम कर रहे हैं और ये इसको प्रोडक्ट को बना सकते हैं, यू नो। सो ये हाई लेवल ऑफ आप बोल दें कि एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस आता है। फिर मीडियम लेवल आ जाता है, फिर लो लेवल आ जाता है। लो में आप बोलेंगे कि मार्केट इज़ वेरी स्लो टू रिएक्ट, मार्केट में सही तरीके से इन्फॉर्मेशन इनकॉर्पोरेट नहीं हो पाती है। अब उसके पीछे डिफरेंट रीजंस होते हैं, मार्केट पार्टिसिपेंट्स कम होते हैं, यू नो, अंडरस्टैंडिंग चीज़ों की कम होती है, इन्फॉर्मेशन फ्लो बहुत अच्छा नहीं होता है। जैसे पाकिस्तान में अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोजर जो होते हैं बिजनेसेस में बहुत, कुछ केसेस में बहुत अच्छे होते हैं और कुछ केसेस में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। देयर आर कंपनीज जिनकी अगर आप क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खोल लें तो नोट्स में कोई डिटेल्स होती ही नहीं है सिवाय इसके कि वो कंपनी करती क्या है, यू नो। एंड देयर आर सर्टेन कंपनीज जो कि पूरे पूरे ब्रेकडाउन देती हैं, हमारी कॉस्ट ऑफ सेल्स का ये कंपोनेंट इतना था, ये इतना था, ये था। सो अगेन पॉइंट इज के जहाँ पर एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस नीचे की तरफ आ जाता है, एफिशिएंसी उसकी नीचे आ जाती है जो कि एग्जिस्ट करती है, यस, तो वहां पे फिर गैप होता है। एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ टू स्टडी दोस ट्रेंड्स बिफोर द मार्केट, तो फिर आप उसमें बेट ले लेते हैं एंड मार्केट इवेंचुअली उसको प्राइस कर लेती है। सो यस, जब मार्केट ने रैली करना शुरू किया लास्ट ईयर, अ लॉट ऑफ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, KC 100 इंडेक्स, अ लॉट ऑफ पीपल वर कंसर्न। और मैं ट्विटर पे देखता था, सोशल मीडिया पर और डिफरेंट में अखबारों में भी आर्टिकल्स आते हैं, लोग बोलते थे कि ग्राउंड रियलिटी में तो इकोनॉमी बिल्कुल ख़राब है और ये फिर मार्केट क्यों बढ़े जा रही है, तो रिफ्लेक्ट ही नहीं कर रही है। दे आर राइट, बिकॉज मार्केट जो है वो फॉरवर्ड लुकिंग है, वो पहले से चीज़ों को देख रही है। मार्केट देख रही है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ रही है, मार्केट देख रही है इंप्रूवमेंट आ रही है, तो उसने पहले से रैली करना शुरू कर दिया। इसी तरीके से आप पीछे चले जाएं 2022 के अंदर, जैसे ही 2022 के अंदर करंट अकाउंट डेफिसिट पहला बड़ा हिट किया था, मार्केट वहां से गिरना शुरू हो गई थी। मार्केट पहले गिरना शुरू हो गई थी, मार्केट ने वेट नहीं किया था कि इकोनॉमी खराब हो जाए। उस वक्त चीज़ें, थिंग्स वर लुकिंग नॉर्मल एंड फाइन ऑन द ग्राउंड लेवल, आपको चीज़ें सब नॉर्मल नजर आ रही थी, लेकिन मार्केट ने गिरना शुरू कर दिया था। मार्केट वो फॉरवर्ड लुकिंग उस वक्त। सो जो लोग थोड़ा सा पहले से इस चीज़ को एंटिसिपेट करके बैठे हुए थे, उन्होंने बेच बात से उन्होंने कहा कि यार हम निकल लेते, सो दे कुड टेक एन एडवांटेज ऑफ दैट, यू नो। सो ये इस वजह से, सो market is yes intelligent, market is yes forward looking, but again there are gaps, there is always a gap, because at the end of the day what is market is a, you know, combination of individuals। आप हैं, मैं हूं और हम जैसे हजारों लोग और हैं, हम सबका कॉम्बिनेशन मार्केट है। तो अगेन ऑल ऑफ अस आर इंडिविजुअल्स एट द एंड ऑफ द डे। सो मार्केट का भी जो बिहेवियर होता है वो इंडिविजुअल होता है, वो कंप्यूटर नहीं होता। So Fatik, what are some common blind spots that you should avoid when trading? बहुत सारे एक्चुअली। जैसे पहला एक होता है फोमो, बड़ा मशहूर है। फोमो इज लाइक फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट में क्या होता है कि एक स्टॉक बढ़ रहा है एंड जस्ट बिकॉज इट इज बढ़ रहा है एंड यू फील कि और बढ़ जाएगा और मैं मिस ना कर लूँ, मैं जल्दी से उसको ले लेता हूँ। अब होता ये है कि इस केस में एक्चुअली लोग, इतनी ये कॉमन मिस्टेक है, इतना ज़्यादा ये होता है कि मैं आपको क्या बताऊँ, कि वो बढ़ रहा होता है एंड आपके जो इमोशंस होते हैं वो उस पॉइंट पे जाके ओवरराइड करते हैं कि जब उसको वहाँ से गिरना होता है। आप उस चक्कर में एंट्री मारते हो, बस वहाँ से नीचे आ जाता है उसके अंदर। तो ये फोमो होता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, तो जिसमें आप फंडामेंटल्स हो इसके अंदर, इस तरह की चीज़ों को थोड़ा सा साइड पे करके तो आप उसमें वो होना शुरू होता है। मेरे साथ भी होता है, जैसे मैं किसी स्टॉक के ऊपर होमवर्क कर लेता हूँ और मुझे, अगर मैं मेंटली अपना माइंड बना लेता हूँ कि हाँ यार ये मैंने खरीदना है, और उसके बाद वो बढ़ना शुरू हो जाए अगर ना, तो मुझे भी ऐसा फोमो होता है कि यार ये और बढ़ जाएगा, फ़ौरन लो। सो इस चीज़ का ख्याल, यू हैव टू बी माइंडफुल, केयरफुल, पेशेंट, पेशेंस इज़ योर की। ये एक बड़ा क्रिटिकल इसके अंदर एक एलिमेंट है जिसको आपको करना होता है। दूसरा इसके अंदर जो एक बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट्स लॉस एवर्जन। इसके ऊपर मैंने पूरा एक आर्टिकल लिखा था। लॉस एवर्जन इज बेसिकली योर टेंडेंसी टू होल्ड ऑन टू योर लॉस मेकिंग इन्वेस्टमेंट्स इन द होप ऑफ मेकिंग प्रॉफिट समडे। अब आपने कोई 100 रुपये का शेयर लिया, वो 90 रुपीज़ हो गया। अब आपको होगा कि यार मैं इसमें लॉस, 10 रुपये का लॉस हो रहा है, मैं क्या इसके अंदर बुक करूँ, अभी 100 रुपये आ जाएगा फिर मैं वापस कर लूँगी, ये टेंडेंसी जो होती है बहुत गलत एक चीज़ है। क्योंकि लॉस तो हो चुका है,
अब लॉस हो चुका है, आपने ये नहीं सोचना कि मैंने 100 रुपये का लिया और 90 रुपये का मैं बेचूंगी तो बुक होगा, नहीं ऐसा नहीं है, लॉस हो चुका, अब आपका हो गया है। अब आपको ये देखना है कि क्या ये 90 रुपीज़ पे मैं अगर लॉस बुक करके ये 90 रुपीज़ से मैं कोई दूसरा शेयर ले लूँ और मुझे ज़्यादा रिटर्न दे सकता है या नहीं दे सकता क्या, यू नो। सो इस तरह से आपको हर लेवल पे आपको इस तरह से एनालाइज करना है कि ये जो मेरी पोजीशन है, ठीक है लॉस हो गया मेरा, अब यहाँ से मैंने देखना है, हो सकता है उसमें स्टिल पोटेंशियल हो तो फिर आप ना बेचें, उसके अंदर वेट करें, कोई ऐसा मसला नहीं है, बट उसको रिलेटिव बेसिस पे एनालाइज जरूर करें कि भाई लॉस हो गया, हाँ ठीक है, बहुत मतलब गलती हो जाती है, समटाइम्स थिंग्स चेंज, ठीक है, रेगुलेशन चेंज, क्यों, यू नो, ऑयल प्राइसेस गिर गई हैं आपकी, आपने ईएनपी ऑयल खरीदा था आपने, यू नो, सो कुछ भी हो सकता है जिसकी वजह से आपको इस तरह से नहीं सोचना चाहिए कि मेरा लॉस मैं बचाऊं, कि किसी तरह से मैं लॉस बुक ना करूं, यू नो, इस चीज़ को अवॉइड करें। फिर एक चीज़ होती है कॉन्फर्मेशन बायस। ना कॉन्फर्मेशन बायस ये होता है कि आपने एक थीसिस बना लिया अपने जहन में कि ये सर्टेन स्टॉक है, इसको इस वजह से या इन रीजंस की वजह से उसको परफॉर्म करना चाहिए। अब नाउ व्हाट यू डू इज यू लुक फॉर इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स योर, यू नो, थीसिस। ये कन्फर्मेशन बायस हो जाता है आपका कि आप ना कन्फर्मेशन अपने आप को कन्फर्म करने के लिए आप इस तरह की भरोसा देने के लिए आप इस तरह से चीज़ें करते रहते हैं। फिर एक चीज़ होती है ओवर कॉन्फिडेंस, जो मेरे अंदर लाइफ में बहुत है ठीक है, उसमें आप करते ये हैं कि आप कोई थीसिस बनाते हैं एंड यू आर सो ओवर कॉन्फिडेंट, आप काउंटर पार्टी को सुन ही नहीं रहे, आप किसी और का व्यू सुन ही नहीं रहे कि भाई बस मैं जो बोल रहा हूँ या मैं जो बोल रही हूँ बस मैं ही सही हूँ, यू नो। सो ये बहुत बुरी चीज़ होती है क्योंकि उसके अंदर आप गलत हो गए तो फिर आपने नुकसान भी आप ही ने करना है, यू नो। फिर एक और चीज़ होती है हर्ड मेंटालिटी। हर्ड मेंटालिटी के अंदर क्या होता है कि जो सब कर रहे हैं बस वो हवा चल रही है तो बस चल रही है, यू नो। सो आई सॉ लॉट ऑफ पीपल बाइंग आपको वो 150s और 160s की रेंज के अंदर, क्यों, क्योंकि बस उस वक्त नया नया BYD की गाड़ियों ने लॉन्च करी थी, बस मार्केट में एक हाइप बहुत ज़्यादा बनी हुई थी, सब लोग खरीद रहे थे, वो बस यही मोमेंटम चला हुआ था बस कि क्योंकि मेरे उस दोस्त ने खरीद लिया तो मैं पूछ लूँ, मैंने उस दोस्त ने खरीद लिया तो मैंने उससे भी पूछ लिया, यू नो। हर्ड मेंटालिटी, इसको भी अवॉइड करना होता है। आपने चीज़ों को इंडिपेंडेंटली बिल्कुल क्लियर माइंड के साथ देखना होता है विद नो बायस। मेरे एक बॉस हुआ करते थे, वो मुझे माय मेंटोर इन लाइफ एक्चुअली, ही यूज्ड टू से कि यू विल बी अ गुड इन्वेस्टर उस दिन जिस दिन तुम्हारी ये कैपेबिलिटी डेवलप हो जाए कि तुम एक ही स्टॉक को लॉन्ग करने की भी तुम्हारे अंदर इमोशंस उतने ही स्ट्रांग हो जितना कि तुम्हारे अंदर शॉर्ट करने के हो। इसका मतलब ये है बेसिकली, वो ये कहते थे कि बहुत सारे लोगों के अंदर एक बायस आ जाता है कि मैंने इस स्टॉक को ख़रीद के अगर पैसे पहले बनाए थे तो मैं इसके अंदर दोबारा ख़रीद के पैसे बना सकता हूँ, हो सकता है उसके नीचे भी गिरना हो। सो यू हैव टू लुक एट इट विद एन इंडिपेंडेंट माइंड कि अगर आपको उसको शॉर्ट भी करना पड़े तो आप शॉर्ट की नज़र से भी उसी स्टॉक को उसको देख सकें। सो बी इंडिपेंडेंट, दैट्स व्हाट द, यू नो, क्रक्स इज कि इंडिपेंडेंट माइंड के साथ दूसरों से, ठीक है बात है, ज़रूर सुने आपकी, वो जो उर्दू में कहा जाता है ना, सुनो सबकी करो अपनी। हाँ। ये परफेक्ट है, ये आपका इसके अंदर आपने करना है, सुनो सबकी और करो उनकी नहीं होना चाहिए, करो अपनी होना चाहिए। जज्बाती नहीं हो जाना चाहिए, जज्बाती ना हो, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो, दूसरों की बात को गौर से सुने, बिकॉज यू नो there's always someone better than you वाला जो concept होता है, there's always someone more intelligent than you, so they might say something that benefits you actually, तो हो सकता है आपने उस चीज़ को इग्नोर कर दिया हो। So आपने SIP की बात की थी, जो systematic investment plan होता है, right? So this student is asking about some strategy that he can adopt, or what are some sectors that can perform irrespective of Pakistani economics? देखिए स्ट्रैटेजी तो कुछ भी हो सकती है, स्ट्रैटेजी एक्चुअली डिपेंड्स ऑन योर रिस्क टॉलरेंस एक्चुअली। तो ये बड़ा क्रिटिकल एक कंपोनेंट है जो मैं लोगों में मिसिंग देखता हूँ। सो देखिए हर इंसान डिफरेंट होता है, ठीक है। सो आपने ये असेस करना है कि आप किस चीज़ से कंफर्टेबल हैं। आर यू कंफर्टेबल विद लेस रिस्की एक्सपोजर और यू आर कंफर्टेबल विद हाई रिस्क एक्सपोजर। तो पहले आप अपनी रिस्क स्ट्रैटेजी बनाएं कि आपको क्या सूट करता है। सो अगर आप फॉर एग्जांपल लो रिस्क वाले बंदे हैं, रिस्क अवॉइड करते हैं, यू कैन गो मे बी फॉर more dividend yielding shares. They are more stable businesses, they pay out more of their profits as dividend. On the other hand, if you are not, you know, probably young and आपका risk tolerance high है and आपको है कि यार ठीक है, this is an मैं वो amount invest कर रहा हूँ या कर रही हूँ जो कि I'm willing to, you know, lose, so I want to just take a exposure in high growth companies and, you know, ज़्यादा बड़े मैंने उनके पैसे बनाने हैं, so maybe you can, you know, go for
हाई रिस्क ग्रोथ स्टॉक्स बहुत सारे इस तरह के हो जाते हैं. सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ फर्स्ट आप अपना रिस्क एनालिसिस करें, स्ट्रैटेजी बनाएं अपनी कि मैंने मेरे रिस्क टॉलरेंस लेवल क्या. फिर स्ट्रैटेजीज उसमें हो सकती हैं, जैसे मैंने पीछे भी आपको कैपिटल गेंस की मैंने कुछ स्ट्रैटेजीज अभी बताई हैं, कुछ डिस्कस करी हैं, आप उनको देख सकते हैं. डिविडेंड यील्डिंग हो सकती है. हमारे ग्रुप के ऊपर भी हमने डिफरेंट रिस्क टॉलरेंसेस के ऊपर, डिफरेंट अप्रोचेस के ऊपर हमने कुछ स्टॉक्स की एक लिस्ट बना के शेयर करी भी है. सो इफ़ यू आर FinClub मेंबर ऑलरेडी तो आपको उसका आइडिया होगा. इफ़ यू आर नॉट, यू कैन ज्वाइन FinClub एंड फाइंड आउट. तो वो इस तरह से आप इस चीज़ को परसू कर सकते हैं. अच्छा, जो सेकंड पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन अबाउट द सेक्टर्स जो आपने बात कर रही है रिस्पेक्टिव ऑफ पाकिस्तान इकोनॉमी, दैट इज़ रियरली द केस. देखिए, ये होता नहीं है, ये लॉजिकल भी नहीं है. हर चीज़ सिक्लिकल होती है, हर चीज़ सिक्लिकल होती है. सो कुछ चीज़ें प्रो ग्रोथ होंगी, कुछ चीज़ें एंटी ग्रोथ होंगी. व्हाट डू आई मीन बाय दैट? फॉर एग्जांपल कि जब आपकी इकोनॉमी इज डूइंग वेल, तो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट रेट्स कम डाउन, देन बैंक्स वोंट डू वेल, बट योर सीमेंट, स्टील, जो सिक्लिकल सेक्टर्स, गाड़ियाँ ज़्यादा बिकेंगी इंटरेस्ट रेट्स जब कम होंगे, दे वुड डू वेल. एंड वाइस वर्सा, जब इकोनॉमी बुरी होने लगती है आपकी, तो फिर गाड़ियाँ कम बिक रही होती हैं बट इंटरेस्ट रेट्स आर हायर, तो फिर आपके बैंक्स की प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है. सो एवरीथिंग इज सिक्लिकल मोर और लेस. तो आप इस तरह से कोई सेक्टर्स आप ढूंढने जाएंगे तो आपको कोई नहीं मिलेगा. तो कोई किसी टाइम पे बेहतर परफॉर्म करता है, कोई किसी टाइम पे बेहतर परफॉर्म करता है. विच इज़ वाई यू नीड टू हैव एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जिसे बोलते हैं. वो यही होती है आपकी कि आप पहले टॉप डाउन एनालिसिस के अंदर यू फोकास्ट कि भाई मेरा अगर इन्वेस्टमेंट होराइजन कितना है, मेरा इन्वेस्टमेंट होराइजन क्या 2-3 साल का है, तो 2-3 साल में ठीक है मुझे इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नज़र आ रही है, मुझे ये चीज़ें बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं, तो ठीक है आई वुड लाइक टू टेक मोर एक्सपोजर टूवर्ड्स सिक्लिकल स्टॉक्स, जिसमें सीमेंट आ जाता है, जिसमें ऑटोज़ आ जाता है. मैंने ये प्रॉब्ली एक्सपोजर्स लेने. बट अगर आपके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, होराइजन, रिस्क टॉलरेंसेस लॉन्ग टर्म लाइक 10 साल का मैंने करना है, तो 10 साल में तो पाकिस्तान में इस तरह के बहुत बड़े साइकिल्स आते हैं. तो प्रॉब्ली यू गो फॉर बिजनेसेस दैट आर मोर स्टेबल, जिसके अंदर फर्टिलाइजर बिजनेसेस आ जाते हैं. थोड़ी बहुत सिक्लिकलिटी वहाँ पर भी होती है. आप और इस तरह की कंपनीज ढूंढ सकते हैं जो कि डिविडेंड यील्डिंग होंगी आपकी. सो आप इस तरह से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं. बट आपको अगेन I'll come back to the same point कि if you're trying to look for something that's stable, that grows in irrespective of all cases, तो ऐसी चीज़ें होती नहीं है. नेचर और बिजनेस की नेचर ही सिक्लिकल होती है. तो जैसे लोग अक्सर इन्वेस्ट इसलिए नहीं करते हैं कि कहते हैं कि पाकिस्तान में हालात ख़राब होते हैं या पॉलिटिकल इश्यूज काफ़ी चलते रहते हैं. सो डू यू थिंक कि ये पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस इकोनॉमी पे होता है ज़्यादा, या डू यू थिंक इट शुड स्टॉप अस फ्रॉम इन्वेस्टिंग या बी मोर कॉशियस अबाउट? योर क्वेश्चन इज टू डिफरेंट पार्ट्स. सो आई विल एड्रेस सेकंड वाला पहले, जिसमें पॉलिटिक्स की बात करें. देखिए, इन माई ओपिनियन, अगेन सो इट्स ऑल अबाउट ओपिनियंस, इसमें कोई फैक्ट वाली कोई चीज़ होती नहीं है. सो इन माई ओपिनियन पॉलिटिक्स का पाकिस्तान की इकोनॉमी से कोई ताल्लुक नहीं है. बिकॉज हर 5 साल के बाद आप IMF के दरवाजे पर बैठे हुए होते हैं, दरवाज़ा खटखटा रहे होते हैं. नो मैटर वॉट, आप हर 5 साल के बाद IMF के पास बैठे हुए होते हैं हाथ जोड़ के कि भाई डॉलर दे दो मैं कुछ. सो इस वजह से मेरा तो ये ख्याल है कि आप इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को इतना ज़्यादा फोकस ना करें. आप इकोनॉमी पे ज़्यादा फोकस करें कि वो कैसे कर रही है. दूसरी जो बात आपने कही कि जिसमें सिक्लिकलिटी, हालात ख़राब होना, साइकिल ऊपर नीचे होना, क्या उसकी वजह से इन्वेस्ट करना चाहिए? 100% एक्चुअली उसी वजह से इन्वेस्ट करना चाहिए. बिकॉज जहाँ पर इतने अप्स एंड डाउन होते हैं वहीं पर अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं. सो मैं अपने लोगों को पहले भी इस तरह से एजुकेट करता रहा हूँ कि वोलेटिलिटी इज़ योर बेस्ट फ्रेंड. ये दुनिया में बड़ा कॉमन एक कॉन्सेप्ट है. वाई? बिकॉज इट लेट्स यू, इट हेल्प्स यू बाय योर फेवरेट बेस्ट हाई क्वालिटी स्टॉक्स एट डिस्काउंटेड प्राइसेस. UBL फॉर एग्जाम्पल, अमेजिंग बैंक, टॉप 5 बैंक्स के अंदर है पाकिस्तान में. लास्ट ईयर अंडर 100 रुपीज़ का शेयर हुआ हुआ था. वाई? क्या बिजनेस के अंदर कोई मसला था? कोई मसला नहीं था. बिजनेस वो गोइंग एज यूजुअल. आज 350 होने वाला है. उसके अलावा पिछले दो साल में कोई 80 रुपये का शायद डिविडेंड भी आ चुका है इसके अंदर. सो 1 साल का भी लगा लें 40, तो आई थिंक इजीली 4x आपके रिटर्न्स हो गए उस बैंक के अंदर. सो नजम साहब जो हमारे हैं, उन्होंने एक बड़ी मज़े की बात करी. उन्होंने कहा कि लोग UBL में डिपॉजिट रखने को तैयार हैं बट उसका शेयर लेने को तैयार नहीं थे. क्यों? बिजनेस सही था, सब सही जा रहा था, इंटरेस्ट रेट भी बढ़े हुए थे. जस्ट बिकॉज हालात ख़राब थे, स्टॉक प्राइस गिर गई थी, तो भाई आप नीचे और ख़रीदो. इट इज़ गिविंग यू एन अपॉर्चुनिटी to buy your favorite and high quality stocks at discounted prices. Why would you let go of that opportunity? The best part about SIP जो होता है, जो systematic investment plan is कि you have a monthly inflow. आपने dedicate कर दिया कि मैंने महीने के 20,000, 15,000, 25,000 whatever जो आपका एक pocket आपको allow करती है, you will keep deploying that amount. So stocks keep going down, you keep buying that, your average keeps going low, because whenever there is a bounce, and every time there is a bounce, whenever there is a bounce, you come out with a huge gain.
2008 का क्राइसिस हुआ, 2009 में अमेजिंग एक हैवी किस्म का बाउंस आया, लोगों ने अपने लॉसेस रिकवर कर लिए। 2017-18 में आपका 17-18-19 में आपका क्राइसिस आया, 19 में बाउंस आया। फिर आपका 2020 कोविड वाला था, तो मैं उसका वर्ड छोड़ दूंगा। 2022 में फिर आप क्राइसिस मोड में चले गए, 23 में, 24 में आपकी रिकवरी आ गई। सो आई नो पीपल हु इन्वेस्टेड लाइक 100 रुपीज इन 2018-2019 पे, जब पहला बाउंस आया दे डबल्ड 100 to 200। फिर कोविड में फिर गिर गई मार्केट, दे केम बैक डबल, जैसे अगला बाउंस हुआ तो वो 200 का 400 हो गया। 2022 का फिर क्राइसिस आया, एंड देन 24 के अंदर दे केम आउट अगेन डबल, सो दे लाइक 800 to 100 now। दैट इज द अपॉर्चुनिटी यू हैव इन वोलेटिलिटी। और जब ये वोलेटिलिटी खत्म हो जाएगी तो वाइल रिटर्न्स विल बी देयर, आप अच्छे रिटर्न्स बनाएंगे, बट ये एक का आर्ट आपका इतने कम पीरियड में नहीं होना था। फेयर पॉइंट। देखते हैं वो अगला क्राइसिस कब आता है। गाइस, ये जो पीछे बैकएंड की टीम बैठी हुई है, ये लोग पूछ रहे हैं अगला क्राइसिस कब आएगा, इसकी दुआ ना करें। So someone wants to know how they can invest in the KSE 100 through the app, and what are some important factors they can consider when investing in the index, and if it's a good option. ठीक है, पहले तो ये है कि इज इट अ गुड ऑप्शन, तो सवाल का जवाब ना येस है ना नो है। उसकी वजह ये आप KSE 100 में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते। यू नो, KSE 100 इज एन इंडेक्स, इज अ बेंचमार्क, यू नो, जो कि एक फॉर्मूला के थ्रू ऑपरेट कर रहा है। आप उसको इंडेक्स को नहीं खरीद सकते। कुछ फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होते हैं दैट ट्राई टू रेप्लिकेट एन इंडेक्स, सच एज स्टॉक फंड्स होते हैं आपके, दैट हैव द यू नो KSE 100 इंडेक्स एज द बेंचमार्क एंड दे ट्राई टू आउट परफॉर्म दैट बेंचमार्क। या तो आप उनको एक्सपोजर ले सकते हैं। देन यू हैव सम यू नो ETFs रिसेंटली आए हैं दैट ट्राई टू रेप्लिकेट द परफॉर्मेंस ऑफ सम इंडेक्स, आप उनके अंदर एक्सपोजर ले सकते हैं। सो KSE 100 तो सिर्फ एक बेंचमार्क, एक इंडेक्स बना हुआ है परफॉर्मेंस को ट्रैक करने के लिए ऑफ द स्टॉक मार्केट, उसके अंदर आप इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। दैट्स वन। सो ETFs को आप देख सकते हैं, स्टॉक फंड्स को आप देख सकते हैं, आप इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं टू गेन एक्सपोजर टू अ ब्रॉडर मार्केट। सेकंड पार्ट जो आपका था कि व्हाट काइंड ऑफ फैक्टर्स डू यू नीड टू कंसिडर। सो देखिए, पाकिस्तान में आप क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर करेंगे। दो हाई लेवल फैक्टर्स होते हैं। पहला शॉर्ट टर्म है, दूसरा फिर लॉन्ग टर्म है। पहला शॉर्ट टर्म फैक्टर, अगेन जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ब्रॉडर ऊपर से नीचे आते हैं, टॉप डाउन अप्रोच कहलाती है ये। सो इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इकोनॉमी में मसाइल जो थे क्या वो एड्रेस हो गए हैं। आपका डॉलर डेफिसिट चल रहा था, वो ख़त्म हो गया है, यस। आपका जो महंगाई इन्फ्लेशन चल रही थी आपकी, वो 40% के करीब चली गई थी, वो अभी 7-8% जैसे रन रेट पे आ गई है, ठीक है, ये भी स्टेबिलिटी आपकी आ गई है। आपके पास नीचे एक्सचेंज रेट स्टेबल हो गया है, यस, आपका स्टेबल हो गया है। आपकी चीज़ें बेहतर हो रही हैं, आपकी सारी की सारी डिमांड में थोड़ी थोड़ी चीज़ों में रिकवरी नज़र आ रही है आपको, यू नो, ऑन ग्राउंड कंजम्पशन इंप्रूव हो रही है, यस। तो आप जब ये चीज़ें देखते हैं तो यस, इट इज़ यू नो वन ऑफ दोज सम ऑफ दोज की फैक्टर्स जिनको मैं देखता हूँ बिफोर डिसाइडिंग ऑन कि वेदर आई वांट टू गो लॉन्ग और नॉट। बाय गो लॉन्ग आई मीन खरीदना है या नहीं खरीदना, यू नो। इसी तरीके से जो शॉर्ट लॉन्ग टर्म अप्रोच होती है वो डिफरेंट होती है। लॉन्ग टर्म अप्रोच के अंदर आप ये देखते हैं कि मैं आज अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं किस चीज़ में कर रहा हूँ। हम इस पॉपुलेशन में इन्वेस्ट कर रहे हैं। कंट्री के अंदर असल में चीज़ क्या है, कंट्री में पॉपुलेशन होती है। वी आर पॉपुलेशन ऑफ 250 मिलियन पीपल, वी आर रफली यू कैन से मोर देन 50% ऑफ द पीपल यूथ हैं, और उसमें फिर जेन ज़ी वो सारी बातें जो आ जाती हैं। ये डिमांड ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है, ये कंजम्पशन ग्रोथ की एक अपॉर्चुनिटी है। सो वाइल पाकिस्तान में ठीक है सिक्लिक साइकिल्स ऐसे ही रही हैं, बट ओवर द लास्ट 10, 15, 20, 25 ईयर्स क्या हमारी इकोनॉमी ग्रो नहीं करी है, क्या हमारी कार सेल्स ग्रो नहीं करी है, क्या हमारी फर्टिलाइजर सेल्स ग्रो नहीं करी है, क्या हमारी सीमेंट सेल्स ग्रो नहीं करी है, येस दे हैव। तो हमने उनमें इन्वेस्ट करना है। क्या पाकिस्तान में आज भी कंस्ट्रक्शन सेक्टर इतना ठीक है बड़ा हो गया है, क्या फर्दर ग्रोथ का रूम है, यस है। क्यों? क्योंकि आपकी पॉपुलेशन में भी रूम बहुत है इसके अंदर, अंडर पेनिट्रेटेड आपकी मार्केट है इसके अंदर। तो आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करते हैं तो आप इस तरह के फैक्टर्स कंसिडर करते हैं, और उसकी बेसिस पे ऑब्वियसली फिर एक स्ट्रैटेजी बना के आप अपने स्टॉक्स देखेंगे मैंने किस में एक्सपोजर लेना है। So the next question is about the FinClub community. Someone wants to know how frequently the recommendations on the FinClub community change, and because they're afraid of like missing an update. तो इसका तो मैं भी जवाब दे सकती हूँ। बेसिकली हम FinClub community पे जो updates होती हैं, the latest lists and everything, they're always pinned. And then we have two separate forums. There's the discussion forum and then there's the market updates forum. So market updates forum is like admins only. So उस पर जो भी updates होती हैं, they're on there and it's very difficult to miss them. Plus, if you feel you've missed something, you can always message on the discussion forum. बहुत active है, कोई ना कोई बता देगा आपको. Thank you, Zohar. Good job.
अगला क्वेश्चन क्रिप्टो के बारे में. Someone says कि क्रिप्टो अब लीगलाइज होने वाला है, right? They want to know if FinClub will do anything to involve crypto trading in our app. नहीं, एक दफ़ा लीगलाइज हो जाता है then we can definitely look into it. Yes. Multi-asset investment app, I guess. So अभी आपने ETFs की बात की थी. So do you recommend them for someone who's working like 9 to 5, उनके पास टाइम नहीं है मार्केट को ट्रैक करने का? Yes, they can. देखें, इसमें अगेन एज आई सेड अर्लियर कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट चीज़ों का रूल नहीं होता है. सो ETFs आर अ गुड वे टू ट्रैक द परफॉर्मेंस ऑफ अ स्टॉक मार्केट बिकॉज दे आर लो कॉस्ट. उनकी कॉस्ट बहुत कम होती है तो नेट रिटर्न्स आर मच बेटर. तो येस यू कैन. दूसरी चीज़ जो मैं जनरली लोगों को रेकमेंड करता हूँ वो मैं कहता हूँ कि यू गो फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स नॉट द ETFs बिकॉज ETFs ऑपरेट अंडर अ सर्टेन फॉर्मूला. तो जब वो मैथमेटिकल या एक कैलकुलेटेड फार्मूला में ऑपरेट करते हैं तो वहाँ पर विनर्स और लूजर्स दोनों आते रहते हैं उसके अंदर. सो वो जनरल मार्केट परफॉर्मेंस होती है. बट व्हेन यू गो फॉर इंडिविजुअल स्टॉक्स यू कैन गो फॉर विनर्स. यू नो, जैसे मैंने सिस्टम्स की एग्जांपल दी थी. एक एंग्रो फर्टिलाइजर का शेयर है, उसके डिविडेंड्स आप ऐड करते रहे, वो मिला मिलू के कोई 12-13-14 गुना उसके रिटर्न हो चुके हैं, यू नो, ओवर द लास्ट 10 ईयर्स. सो इस तरह से आप इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरफ अगर आप जाते हैं यू कैन पिक विनर्स, गुड क्वालिटी स्टॉक्स एंड इन दैट केस ऑब्वियसली योर रिटर्न्स विल बी मच हायर देन द ETFs. बट इफ यू think you don't have the time to identify those winners, good quality stocks, then yes, ETF can be an option. Yes. So someone wants to know why HBLT ETF's price is higher than other ETFs and what does it have that others don't? देखिए, प्राइस, एब्सोल्यूट प्राइस डजंट मैटर. वो उस तरह से नहीं देखना चाहिए. वो तो देखिए यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स में कितना है वो उस तरह से डिवाइड हो जाता है. सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर एक शेयर 2000 रुपये का है और दूसरा शेयर 200 रुपये का है तो आप बोलें 200 वाला सस्ता है, बढ़ के 2000 हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. आपको एब्सोल्यूट बिग नंबर्स में देखना होता है. नंबर ऑफ शेयर से जब आप डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम नेटवर्क का शेयर यूज टू बी 150 रुपीज़ आई थिंक 2014 के अंदर. बट देन फिर उन्होंने उस शेयर को 1:10 के रेशो में स्प्लिट कर दिया, यानी कि जो एक शेयर को 10 में स्प्लिट कर दिया तो नेचुरली वो 150 की प्राइस 15 हो गई. वो आज भी 15 रुपीज़ पे है आपका, यू नो. सो इस तरह से नंबर ऑफ शेयर्स डिफाइन करते हैं कि उसकी पर यूनिट प्राइस क्या होगी. अच्छा, जो आपने दूसरी बात करी तो HBLT ETFs में एक चीज़ को समझने की ज़रूरत है, वो एक इट्स अ ट्रेजरी ETF. दैट T इज़ फॉर ट्रेजरी एक्चुअली इन द मिडल. ये फिक्स्ड इनकम ETF है, अनलाइक अदर ETFs दैट आर लिस्टेड आउट देयर व्हिच आर बेस्ड ऑन स्टॉक्स. सो फॉर एग्जांपल अल्फाला कंज्यूमर ETF है, आई थिंक JS बैंकिंग ETFs है, मीज़ान का ETF है, महाना का ETFs है. ये सारे स्टॉक के ETFs हैं. जो ट्रेजरी ETF HBL का है दैट्स द ओनली वन दैट्स ऑन फिक्स्ड इनकम. ये मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स, T-bills, PIBs वगैरह के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं. बट विच एवर ETF यू गो फॉर, द इम्पॉर्टेंट पार्ट हेयर इज़ टू गो अंडरस्टैंड देयर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी, फार्मूला. वो आप जाकर देखें उनकी होल्डिंग्स क्या हैं, ये सारी चीज़ों को आप देखें एंड देन यू मेक दैट डिसीजन. इससे सिमिलर क्वेश्चन एक और भी ये था कि जैसे JSMF ETFs हैं, आर दे गुड व्हेन कंपेयर टू अदर बैंक ETFs? MF is momentum factor. Everyone Let me knows clarify. that. बहुत ज़रूरी है. Momentum factor ETF, it is a momentum, जैसा कि नाम बता रहा है. So इनका ये तरीकाकार जो फॉर्मूला है, it works something like कि जो स्टॉक्स मोमेंटम में हो रहे होते हैं या बढ़ रहे होते हैं, ये उसमें इन्वेस्ट करते रहते हैं. और जब मोमेंटम उनका लूज होता है, ये गिरते हैं, ये उनसे एग्जिट कर ले रहे होते हैं. You know, that's how they work basically. So by default it is designed in a manner कि जब स्टॉक मार्केट बढ़ रही होगी, it should outperform. Again, I'll emphasize on the word should. Whether they would or could or not, I don't know. I can't comment on that. They should. Yeah. You know, so that's how it should be. अब वो करते नहीं करते उसको मैं कुछ नहीं कह सकता. In a perfect world वाली बात होती है. Yes. So what do you think about FABL and other commercial banks? For career. या आप इन्वेस्टमेंट के पहले बताएं फिर करियर का. Especially अगर juicy story हो. Juicy story. अच्छा, फैसल बैंक, हमने जो रिकमेंडेड स्टॉक्स बैंक की लिस्ट है, इट्स वन ऑफ दोज बैंक्स. आई डू फील इसके अंदर एक रूम फॉर अपॉर्चुनिटी, रूम फॉर रिटर्न एक मौजूद है. सिमिलर केसेस विद अदर बैंक्स बिकॉज बैंक्स में वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंड देन अर्निंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से दैट इज लगता है अभी भी रूम है. बट एक चीज़ जो एक काफ़ी टाइम से इनके ऊपर एक कहते हैं तलवार लटक रही थी, वो ADR टैक्स, एडवांस टू डिपॉजिट रेशो टैक्स, ये चल रही थी, विच इज़ वाई यू प्रॉब्ली हैव सीन अ लॉट ऑफ दीज बैंक्स गोइंग वेरी एग्रेसिव ऑन द लेंडिंग फ्रंट लेटली. तो उसके ऊपर इन लोगों को स्टे ऑर्डर्स मिलना शुरू हो गए हैं. तो इन केस डिसीजन इनके फेवर में आ जाता है बैंक से तो वो ADR टैक्स हट जाएगा. बट इन केस इनके अगेंस्ट में आता है तो दिल हैव टू
यू नो हायर टैक्स इनको देना पड़ेगा जो कि उस एडीआर टारगेट को मीट नहीं कर पाएंगे। तो इन दैट केस जो नहीं मीट कर पाएंगे उनकी वैल्यूएशन में मसला आएगा थोड़ा सा, क्योंकि अर्निंग्स पर कितनी चेंज होती हैं, क्या होता है, वो थोड़ा सा देखना होगा। बट आज के दिन थोड़ा सा आई वुड एडवाइस थोड़ी सी कॉशियस स्ट्रैटेजी टिल दिस एडीआर थिंग इज़ फाइनलाइज्ड, जब तक इसके ऊपर फाइनल डिसीजन नहीं आता। Having said that, there are definitely certain stories that you should look into, जिसमें एक फैसल बैंक आ गया, UBL बैंक है, UBL बिकॉज लास्ट एनालिस्ट ब्रीफिंग के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन किया है कि दे हैव ऑलरेडी मेट देयर ADR का जो टारगेट था फॉर अवॉइडिंग दैट हायर टैक्सेशन, तो वो लोग कर चुके हैं एंड दे आर पेइंग वेरी गुड डिविडेंड्स एंड दे आर ग्रोइंग। काफ़ी चीज़ें जो वो कर रहे हैं, वहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन बहुत सारी चीज़ों की हो रही है। सो ये है। बाकी इसके अलावा भी अगर आपको और डिटेल में एडवाइस हो, बाकी चीज़ें स्टॉक की लिस्ट चाहिए, तो अगर आप फिनकलाब अकाउंट अभी नहीं खोला तो खोल लीजिए। Can you talk about the refinery policy? रिफाइनिंग पॉलिसी के ऊपर जो है वो गवर्नमेंट काफ़ी टाइम से काम कर रही है एंड दे केम अप विद अ ड्राफ्ट जिसके अंदर दे आर इंसेंटिवाइजिंग द एग्जिस्टिंग रिफाइनरीज एंड ऑब्वियसली न्यू कमर्स टू पुट अप एफिशिएंट रिफाइनरीज, और पुराने वालों को कह रहे हैं कि आप अपग्रेड करें क्योंकि आप लोग बहुत ही कदीम ज़माने के सारे कदीमा कि आपकी रिफाइनरीज़ हैं, तो उनको थोड़ा सा ऊपर लाया जाए। तो उसके लिए इन्वेस्टमेंट्स रिक्वायर्ड हैं, तो उनको एडिशनल इंसेंटिव्स ऑफर किए जा रहे हैं कि भाई अगर आप ये करते हैं तो आपको एडिशनल इंसेंटिव इन द फॉर्म ऑफ ड्यूटी कंपोनेंट एक मिलेगा, जो मैंने बताया था कि रिफाइनरी वाली उसमें बताया था कि ड्यूटीज़ किस तरह से बेनिफिट करती हैं, वीडियो यूट्यूब पर हमारी मौजूद है। सो वो इन ड्यूटीज़ बढ़ाई जा रही हैं ताकि इनका इंसेंटिव इनको दिया जाए कि ज़्यादा पैसे थोड़े अरसे के लिए 6 साल के लिए कमा सकें, और फिर उससे ये लोग अपग्रेड भी करेंगे, थोड़ा सा डेट लेंगे एंड एवरीथिंग, यू नो। सो ये एक हाई लेवल में आपको बता रहा हूँ। सो व्हाट शुड हैपन इज कि दीज रिफाइनरीज जो कि लिस्टेड हैं आपकी, सो हूएवर अंडरटेक्स दोज एक्सपेंशन एंड अपग्रेडेशन प्रोजेक्ट्स, उसके अंदर दे आर गोइंग टू साइन एग्रीमेंट्स विद ओगरा। द पॉलिसी सेज दैट एज सून एज यू साइन एग्रीमेंट्स विद ओगरा दे विल बी एंटाइटल्ड टू दैट एडिशनल इंसेंटिव। तो सून आफ्टर देयर अर्निंग्स एंड द प्रॉफिटेबिलिटी शुड इंक्रीज, ताकि वो इक्विटी कंपोनेंट इनका बढ़ना शुरू हो जाए एंड देन यू नो ताकि वो उसको पार्शली खुद से फाइनेंस कर सकें, बिकॉज दीज प्रोजेक्ट्स आर वेरी कॉस्टली, देर लाइक बिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट्स होते हैं, ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स नहीं होते। वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग लाइक 300, 400, 500 बिलियन रुपीज़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं। सो यू नो इसके लिए इंसेंटिव्स भी अच्छे खासे रिक्वायर्ड हैं। सो देयर प्रॉफिटेबिलिटी इन द शॉर्ट टर्म इज डेफिनेटली गोइंग टू इंक्रीज इफ दे साइन दीज एग्रीमेंट्स विद ओगरा। अभी एक छोटा सा मसला फंसा हुआ है अबाउट द सेल्स टैक्स इशू, जिसमें SIFC वगैरह भी इन्वॉल्व हुआ है एंड दे आर ट्राइंग टू सॉर्ट दैट आउट एज सून। वो एटलीस्ट जो न्यूज़ में आ रहा है वो यही आ रहा है कि इट्स द लास्ट हर्डल टू द signing of those agreements. Hopefully it would be sorted out, and once it is, so things should be better for the refining sector. So ये question बहुत interesting मुझे लगा है. So why doesn't FinClub give tips on stocks and targets like other brokers? देखिए यार, ये टिपों से मैं तंग आ गया हूँ। ये टिप्स से जो है ना, टिपें जो होती हैं, देखिए टिप रेस्टोरेंट की हद तक सही होती है, वेले की हद तक सही होती है, यहाँ पे टिपों में ना जाए। अगर आप यहाँ पर टिपों पे भी जाएंगे तो आप वही वाली टिपें ही कमा सकते हैं, यू नो, जो कि बेचारे एक वेले कमा रहा होता है। बिकॉज देखें, डेली ट्रेडिंग, वीकली ट्रेडिंग, दिस इज नॉट समथिंग आई एटलीस्ट एनकरेज, एंड दिस इज नॉट व्हाट आवर विजन इज। आवर विजन इज एक्चुअली टू हेल्प यू मेक मनी इन द लॉन्ग रन। देखें, द मोर यू ट्रेड, द मोर यू बेनिफिट मी एज अ ब्रोकर, बिकॉज माई बिजनेस मॉडल is designed in a way कि मैं पैसे बनाता हूँ जब आप बार बार उसको ट्रेड करते हैं। सो यू डू दैट, यू हेल्प मी, यू मेक मनी, बट डज दैट हेल्प यू? नो, इट डज नॉट। ठीक है, सो आप इन चीज़ों से, मैं कहूँगा, कल्चर से बाहर निकले, बिग इन्वेस्टमेंट आइडियाज़ के ऊपर, बड़ी चीज़ों पे काम करें। सो वी डोंट रिकमेंड दोज डेली आइडियाज़ के सुबह में आपको नहार मुँह नाश्ते के अंदर आज का मेन्यू आ जाए कि भाई आज ये है, ये नहीं है। ठीक है, हम हैविंग सेड दैट वी डू कम अप विद दोज अल्फा जनरेटिंग आइडियाज़। हमने 8 रुपये, 10, 9 रुपये पे फ्लाइंग सीमेंट अपनी टीम को एज इन जो हमारे क्लाइंट्स ने रिकमेंड किया, ठट्टा सीमेंट हमने अपने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया, हमने अटक रिफाइनरी लोगों को रिकमेंड किया, हेलियन जैसा स्टॉक हमने रिकमेंड किया। सो वी डू कम अप विद दीज अल्फा आइडियाज़, बट अगेन दोज आर बेस्ड ऑन सर्टेन फंडामेंटल्स के ऊपर ही होते हैं, एंड वी डू कीप कमिंग अप विद सच आइडियाज़। तो हम आपको देते रहेंगे, बट अगेन my एक strong suggestion would be to avoid this daily tips का culture. Having said that, हमारे मोहम्मद जैन जो हमारे पास एक technical expertise रखते हैं, he does share weekly एक outlook on the technical side, वो करते रहते हैं, वो भी available होती है। So latest one you can access through the group, and अगर आपके पास नहीं है latest, you can always ask for it on the group, तो वो share आपको मिल जाएगी। So someone wants to know if you can teach them how to do taxes. नहीं, क्योंकि मुझे भी नहीं आते, मैं भी किसी और से ही करवाता हूँ। दिस इज नॉट माय फील्ड।
Investments app, I guess, please. Okay, so there's a finance student who's trying to explore different work profiles in the investment industry. So can you give them some advice that'll help them make informed career choices and know the right skills to develop? देखिए ये तो मुझसे काफ़ी लोग आते हैं ये सवाल पूछते हैं कि करियर में क्या करना है, सो यू मैं ये कहूँगा जो भी आप करें आप ये देख के करें कि वेदर यू आर पैशनेट अबाउट इट और नॉट, बिकॉज अगर आप पैशनेट हैं उस जॉब के बारे में, वेदर इट इज़ बैंकिंग और इन्वेस्टमेंट्स और आर्ट और कॉर्पोरेट बैंकिंग, वट एवर इट इज़, आपका इफ़ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट इट यू आर नॉट गोइंग टू डू वेल. सो आप शायद काम कर भी रहे होंगे बट यू विल नॉट बी हैप्पी डूइंग इट. द बेस्ट जॉब इज़ कि जब आप उसको काम करते हुए खुश हो, आपको मज़ा है. मैं आई लव इन्वेस्टमेंट्स सिंस the day I graduated. I knew I wanted to be in this space, in the investment space, and there was not even one day in my career where I woke up in the morning and felt like yaar aaj mujhe office nahi jana. I love going to office. Why? Because this is what I'm passionate about. So if you are, पहले तो ये देखें whether you are passionate about it or not. So if you are passionate about investments, मैं इन्वेस्टमेंट्स में ज़्यादा गाइड कर सकता हूँ बिकॉज दैट्स व्हाट माय एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस इज़. तो यहाँ पर आप आ सकते हैं. ब्रॉडली दो साइड्स होती हैं, सेल साइड विच इज़ ब्रोकरेज साइड, बाय साइड जिसमें आपके बायर्स ऑफ स्टॉक्स आ जाते हैं या रिसर्च आ जाते हैं बेसिकली, जिसमें फैमिली ऑफिसेज अब पाकिस्तान में आना शुरू हो चुके हैं. फॉर एग्जांपल प्रोविडेंस कैपिटल, मेपल लीफ कैपिटल. फिर इसके अलावा आपके बैंक्स होते हैं जो बायर्स होते हैं, म्यूचुअल फंड कंपनीज होती हैं आपके पास, इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं. सो दीज आर द बाय साइड. अब उसके अंदर अल्टीमेट गोल तो इन सारी जगहों पे फंड मैनेजर होता है आपका ही. सो दैट्स द लास्ट लेग ऑफ योर करियर इन दिस केस, आपका फंड मैनेजर बनना इन करियर पॉइंट ऑफ व्यू से. बट अगेन द स्टेपिंग स्टोन इज़ योर रिसर्च. तो आपको रिसर्च में जाना पड़ेगा पहले, और रिसर्च आपको अच्छे तरीके से सीखनी पड़ेगी बिकॉज अगर आपने एक अच्छा सक्सेसफुल रिसर्च बना लिया तो फिर आप सक्सेसफुल हो पाएंगे इन द फंड मैनेजमेंट स्पेस. बट रिसर्च में अगेन सर्टेन स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं जो आपको बहुत ही दिन का आपको ख्याल रखना होगा. फॉर एग्जांपल क्रिटिकल थिंकिंग इज़ वन ऑफ दोज वेरी इंपॉर्टेंट स्किल्स दैट यू नीड फॉर अ गुड इन्वेस्टमेंट रिसर्च करियर. आपको मेहनत इसमें बहुत ज़्यादा होती है बिकॉज आपको सीखना पड़ते हैं डिफरेंट बिजनेसेस को जाकर, जैसे मैंने शुरू में बात करी आपको सीखना पड़ेगा. अटेंशन टू डिटेल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप खोलते हैं, आपको पढ़ना होता है कि एक जगह पे क्या लिखा हुआ है. ओनली देन यू विल बी एबल टू अगेन बी अ स्टेप अहेड. आप चीज़ों को पता होगा तो आप एग्जैक्टली कर पाएंगे. सो दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड इन ऑर्डर टू हैव अ गुड करियर इन द फील्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, रिसर्च एंड देन फंड मैनेजमेंट. This is similar. Like there's another question, another student who loves that how we're doing with the app. कहते हैं काफी user friendly है ये सब कुछ. But they're also interested in knowing if we would ever let students intern with us. Certainly, we definitely would. देखें हमारी जो आज भी existing हमारी टीम है, जो FinClub की टीम है, I don't have the exact number but I am sure our average age is definitely going to be somewhere around 25. So जो पूरी टीम है यंग है. वी लाइक यंग पीपल, वी लाइक पैशनेट पीपल, और एनर्जेटिक लोग होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं. सो वी डू वेलकम ऑल ऑफ यू. हमारे पास 2 इंटर्न्स थे भी. वी हैड 1 इंटर्न इन अ क्रिएटिव टीम, जोहा के अंडर ही थी. एंड देन वी हैड एन इंटर्न इन अ रोबो एडवाइजरी स्पेस. हम एक्सप्लोर जिसको कर रहे थे उसके अंदर. सो वी इंशाल्लाह विल हैव मोर इंटर्न्स इन द फ्यूचर एज वेल. सो वेरी सून अभी हमने शायद एक और को भी हायर करना है. So if you actually feel like you have some skill that would be beneficial to us, you should always send us an email or reach out. We might find some space for you. So, definitely. So हमारे पास काफ़ी suggestions आ रहे हैं about different features that we can add to the app, या कोई हम कैसे उसको develop कर सकते हैं further. So what are your plans for FinClub? ये प्लान्स तो इंशाल्लाह बहुत बड़े हैं हमारे. सो वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स. कुछ चीज़ें हैं जो साइड में. एक तो स्टॉप लॉस ऑर्डर है, इट्स नियरिंग कंप्लीशन फाइनली टेस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वी आर होपिंग कि इट विल बी आउट विद द नेक्स्ट बिल्ड जो हमारी जाएगी. अब आई डोंट नो वो बिल्ड हमारी इस वीडियो से जाने से पहले चली जाएगी या बाद में जाएगी. बट हैविंग सेड दैट वो इट्स इन फाइनल स्टेजेस टू बी रोल्ड आउट. बट येस यू आर राइट, फीचर्स हमारे पास रिक्वेस्ट आते रहते हैं. बट एक चीज़ जो यूज़र्स को भी थोड़ा समझना पड़ेगा. सो हमारे पास एक बड़ा यूज़र बेस होता जा रहा है. सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज, और प्रायोरिटाइज़ करते हुए भी डिफरेंट चीज़ें होती हैं जिसमें हमें प्रायोरिटी इसमें देखनी होती है कि किस फीचर की नीड सबसे ज़्यादा है
उसको हम सबसे पहले लेके आते हैं, यू नो. सो व्हाइल वी डू रिसीव अ लॉट ऑफ रिक्वेस्ट, सो वी हैव टू प्रायोरिटाइज. सो एंड दिस इज व्हाट आवर अप्रोच इज गोइंग टू बी इन द फ्यूचर एज वेल, कि जिसमें हम नीड पॉइंट ऑफ व्यू से कितने लोगों की कितनी ज़्यादा नीड है उस पर हम फोकस करते हुए हम उन चीज़ों को डेवलप करेंगे. एंड वी हैव, यू नो, ऑब्वियसली बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बियॉन्ड दीज फीचर्स दैट पीपल हैव बीन रिक्वेस्टिंग, हम लोगों के पास और भी चीज़ें हैं जो दैट आर इन द वर्क्स ऑलरेडी. सो यस, बिग प्लान्स हैं, चीज़ें हैं. एंड देखें, चीज़ें इस तरह के जो एक बड़े प्रोडक्ट्स होते हैं, दे डोंट हैपन ओवरनाइट, यू नो. सो इट टेक्स अ वाइल, सो इट इज़ टेकिंग सम टाइम. टेस्टिंग हम लोग एक्सटेंसिव किस्म की करते हैं, तो वी आर ऑन इट, एंड इंशाल्लाह यू गाइज विल लव इट. इंशाल्लाह यू गाइज विल लव इट. Super excited. मी टू. So that's about it for today. Thank you, Fatik, for taking out the time to answer these questions. Everyone, I want you to stay tuned for like the next few episodes, and please drop a like, comment, and maybe share and subscribe to our YouTube channel. And see you guys next time. Allah Hafiz. Allah Hafiz.